हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो आवाज में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि गाला बज गया है, इसलिए इस तरह आवाज आपको थोड़ा सुनाई देगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यानी जो 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सबको बताए थे ना कि 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता रहे हैं, जो ये शायद ये देख लीजिएगा दूसरका यानी तीसरका वीडियो होगा, क्योंकि दूसरका वीडियो में 2 गो प्रश्न ही बताए थे और 2 गो प्रश्न पर कई सारा प्रश्न ट्रिक से करवाए थे, जो आप सब जान रहे हैं। यानी 12 गो प्रश्न हो गया। यानी ये तीसरका वीडियो है। 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बोले हैं ना, यानी जो नए नए अभी जुड़े हैं ना उनके लिए थोड़ा सा बतला देते हैं और तब आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है, कि 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको करा रहे हैं ना, जो सभी चैप्टर पढ़े हैं तब ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं तब ठीक है। अगर आपका सपना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करके आए, तो बिल्कुल आप सही करके आइएगा। ये जो 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, किसी भी हाल में मेरे भाई 2 से 3 बार आप बनाकर आप चल जाइए। इसी लेवल का प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और ये 100 गो जो आपको कराने वाले हैं ना, इसमें से कई सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा ही रहे हैं। बोले हैं शुरू में ये बात कि कोई भी चैप्टर आप पढ़े हैं तब ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब ठीक है, क्योंकि बेहतरीन हम ये नहीं मानते हैं कि आप चैप्टर पढ़े हैं या ना पढ़े हैं। बिल्कुल 100% 100% हम कहते हैं कि जो भी क्लास हम कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला, बिल्कुल 100% आपको बुझाएगा किसी भी हाल में मेरे भाई। यानी पहल का वीडियो भी देख लीजिएगा, दूसर का वीडियो भी देख लीजिएगा, ये तीसर का वीडियो है, 2 गो 3 गो और वीडियो होगा। ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा देंगे। कॉपी में लिख लीजिएगा, सभी को 3 से 4 बार बना लीजिएगा। देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये 1 साल का सिलसिला नहीं है मेरे भाई। जब भी एग्जाम नजदीक आता है ना तो 100 गो कराते हैं, ठीक है। और 100 गो में से सेम भी प्रश्न रहता है और इसी लेवल का, इससे हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बोलने में ही प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, यानी 12 तक करा दिए थे। 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया जाएगा इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये 100% ये गारंटी है कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। बनाने के लिए बेहतरीन तरीका ही आपको बतला देते हैं। ट्रिक भी आप सब कहिएगा तो सिखा देंगे। कई सारा ट्रिक तो पहले सिखाते आते चला रहे हैं, ठीक है। अभी तो और बेहतरीन ट्रिक सिखाएंगे। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय मान रहेगा। दिया जाएगा कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। यानी मुख्य मान को हम लोग कहेंगे यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी मुख्य मान ज्ञात करने के लिए जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टाइप का जरूर आपको देखने को मिलेगा। कैसे बनाइएगा देखिए, ये जिस यहाँ पे जौन भी त्रिकोणमितीय मान रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे साइन है, टेन है, कॉस है, जो भी रहेगा ना, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना, उसी में आपको सोचना है कि 1/√2 किसका मान होता है। जैसे कि साइन इनवर्स x है तो साइने में आपको सोचना है कि 1/√2 किसका मान होता है। साइने में आपको देखना है। जैसे कि देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 के मान √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। यानी साइने में आपको देखना है कि 1/√2 जो भी यहाँ पे रहेगा उसी में आपको देखना है कि ये जो भी मान रहेगा ये किसका मान होता है। 30 का होता है कि 45 का होता है कि 0 का होता है कि 60 का होता है कि 90 का होता है, किसका होता है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया ना। तो ये 1/√2 साइने में ये 45 का मान होता है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दीजिए। ये साइन 45 डिग्री का मान होता है। देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। तो देखिए 45 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई के रूप में। जैसे कि देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो हम इसे पाई बटा 4 ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी 45 डिग्री को हम 4 पाई/4 ऐसे लिख सकते हैं। कहिएगा कि नहीं बुझाए भैया, फिर से बताइए। देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे नीचे 4 है तो हम 2 से काट लेंगे। तो ऐसे देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 2 बार में यानी 4 2 दूना 4 और ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये कटेगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा।
फिर ये 45 चलेगा तो देखिए ये साइन इनवर्स 1/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब चीज आपको बुझा जाएगा। देखिए और 1/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5/4 ऐसे हम लिख सकते हैं। कहिएगा क्या ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फिर इसे तुरिएगा तो अभी यहाँ पे तुर के अगर ये बतला दिए हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखिएगा 45 डिग्री तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा तो यहाँ पे 1/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं π/4। ये एक सूत्र होता है, इसका मान हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे साइन इनवर्स है, साइन है, इसे काट भी सकते हैं तो बचा कितना π/4। यही इस प्रश्न का, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये सूत्र भी होता है, छोड़ भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, इसे काट भी दीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। फिर से एक बार बात को रिपीट करना चाहते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे मान रहेगा त्रिकोणमितीय फंक्शन का, और जो भी यहाँ पे मान रहे, ठीक है, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कुछ भी रहे, और यहाँ पे जो भी दिया रहेगा ये उसी में आपको सोचना है कि ये किसका, ये इसी में ये 1/√2 किसका मान होता है, √3 रहेगा या √3/2 रहेगा तो ये किसका मान होता है, उसी में आपको सोचना है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो यहाँ पे आइए, ये 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बताइए इसका आंसर। अब ये टेने में देखना है कि रूट अंडर यानी √3 किसका मान होता है, टेने में आपको सोचना है। तो देखिए एक बात को ध्यान हमेशा रखिएगा जो अभी आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी इसका कोण अगर माइनस में मिले, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे कि कॉस इनवर्स x रहे, इसका कोण माइनस में मिले। कोण कहने का मतलब कि ये जो मान है ना, ये कोण है, ठीक है, यानी इसका मान कॉस इनवर्स में रहे, ठीक है, कॉस इनवर्स में रहे, इसका कोण माइनस में रहे, कॉस में रहे, या सेक इनवर्स x रहे, कॉस सेक कॉट, अगर इसका कोण माइनस में रहे तो सीधा हम लोग करेंगे, सीधा ऐसे नॉर्मल हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे रख के बना लिए थे ना। अगर कॉस से कॉट, अगर तीनों का मान अगर जैसे कि देखिए कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो हाँ ये देखना है कि कॉसे में देखना है कि 1/√2 किसका मान होता है। लेकिन सिंपल नहीं बनाएंगे, सीधा पाई में से इस कोण को हम लोग पाई में से ये सब को घटा लेंगे। जैसे कि देखिए पाई माइनस, अभी आपको सब चीज बुझा जाएगा। यहाँ पे ये x हो जाएगा। कहिए कि माइनस कहाँ पे गया, तो माइनस के लिए ही मेरे भाई पाई में से हम लोग घटाए हैं। ये भी पाई में से हम लोग यहाँ पे इसे घटा लेंगे, पाई में से हम लोग घटा लेंगे। देखिए अभी आपको बुझा जाएगा। अगर कोई दूसरा मान रहेगा तो सीधा उसको जो माइनस रहेगा माइनस को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे केवल माइनस है, यानी टेन इनवर्स माइनस √3 है, तो माइनस को ये बाहर कर लीजिएगा। माइनस को बाहर कर लिए। अब ये टेन इनवर्स, अब टेने में देखना है कि √3 किसका मान होता है, तो 10/60 का मान होता है। 10/60 को कैसे लिख सकते हैं, अब π/, यहाँ पे 3 ऐसे लिख सकते हैं। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा 3 से भाग दीजिएगा तो ये 6 3 18 60 डिग्री हो जाएगा। फिर 10/60 के मान √3 होता है, फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा। तो ये देखिए ये 10 इनवर्स में है, 10 में इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो केवल ये जो कोण है ना, कोण को उठा के रख लीजिए, ऐसे काट दीजिए, कट गया तो π/3 आ गया। तो यहाँ पे पहले ही से माइनस है तो माइनस π/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, -π/3 हो जाएगा। अगर यहीं पे ये कॉस में रहे या सेक में रहे या कॉट में रहे, माइनस लगा रहेगा तो पाई में से हम लोग घटा लेंगे। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। कैसे कीजिएगा, तो देखिए कॉस में क्या आ गया, कॉस इनवर्स इसका कोण माइनस में है, तो सिंपल नहीं बनाएंगे, पाई में से घटा लेंगे। यहाँ पे तो पाई में से इस कोण को घटा लीजिए। यहाँ पे ये कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि माइनसवा कहाँ गया है भैया, तो माइनस के लिए ही हम लोग पाई में से यहाँ पे घटाए हैं। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा ना। अब ये कॉसे में देखना है कि 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब 45 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस π/4 ऐसे लिख सकते हैं। कॉस 0 का मान 1, 30 का मान
30 का मान हाँ 45 का होगा, ठीक है। 30 का मान √3/2, ठीक है। 45 का होता है तो यहाँ 45 को अब π/4 ऐसे लिख सकते हैं। 45 का मान 180 डिग्री होता है, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटिएगा तो 2 ये 90 हो जाएगा, फिर ये 45 हो जाएगा। cos 45 का मान फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा। तो ये कट गया, ठीक है। नहीं तो ये छोड़ भी ये सूत्र भी होता है, छोड़ दीजिए, ये कोण को उठा कर रख लीजिए। नहीं तो ये cos इनवर्स में है, cos में है, कट गया तो बचेगा कितना यहाँ पे π-π/4 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, 1 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 4 पाई हो जाएगा। 4 4 कट गया, 1 में पाई से गुना कीजिएगा तो पाई हो जाएगा, यानी 3π/4। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। बोलिए अब इस प्रश्न का आंसर आप नहीं बतला दीजिएगा कमेंट में। अभी आपको देखिए, अभी बोले हैं ना cos इनवर्स, इसका कोण cos से cot, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से हम लोग हटा लेंगे। अगर नॉर्मल ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन रहे या टेन रहे या cosx रहे, ठीक है, अगर उसका कोण माइनस में रहेगा, जैसे यहाँ पे माइनस में था तो पहले ही यहाँ पे माइनस नहीं हटा लिए, यहाँ पे माइनस को बाहर कर लिए। बिल्कुल ये सब आपको बुझा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप नहीं बतला दीजिएगा, आपको ये cos पाई में से इसको घटाना है और क्वाटे में आपको देखना है कि एक किसका मान होता है। बिल्कुल ये आप बना लीजिएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे अब आप 16 नंबर प्रश्न देखिए। एक बेहतरीन इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। यानी देखिए ये है डिटर्मिनेंट यानी सारणी का प्रश्न है। तो देखिए यानी जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट के यानी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है ना, बराबर हो जाता है ना, तो उसका मान 0 हो जाता है। कॉलम रो कहने का मतलब कॉलम से याद रखिएगा, कॉलम हमेशा खारा है ना, खरा नहीं है, जहां पर भी फेंकिएगा तो ये खारा ही ऐसे रहेगा। मान लीजिए कि ऐसे भी अगर ये गिरेगा ना तो ऐसे खारा ही रहेगा, ऐसे इसको फेंक दीजिए तो ऐसे गिरा तो ये खारा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो ऐसे खारा है ना, ये कॉलम से याद रखिएगा कि ये कॉलम है, जैसे कि 1 2 1 2 4 1, ये सब क्या है कॉलम है। 2 चीज हवे होता है, एगो कॉलम होता है, एगो रो होता है। तो ये जब कॉलम ऐसे ऐसे वाला मान हो गया तो रो ये हुआ। तो किसी भी सारणी के यानी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाएगा ना तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 2 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। नहीं बुझाया होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 2 1 ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, इसे ही समझोड़ते हैं। 1 और 2 कब हो जाएगा 3 2 4 कब हो जाएगा 6 1 कब हो जाएगा 2 अब पहले से यहाँ पे 3 है 6 है 2 है। तो देखिए ना ये दोनों सेम नहीं हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं तो इसको तोपिए, ये रो कॉलम हट जाएगा, इसमें गुना करके निकाल लीजिएगा मान, तब हम इसका आंसर 0 हुए आएगा। लेकिन आपको काहे के लिए डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ट्रिक आप लिखिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा देख लीजिएगा। बेहतरीन ट्रिक ही सब बतला दिए हैं, ठीक है। जो लंबे समय से जुड़े हैं ना ये सब चीज जान रहे हैं, कई सारा ट्रिक सिखाए हैं, अभी तो और सिखाने ही वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, यही कंसेप्ट, ठीक है, कि जब भी किसी भी सारणिक के यानी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाएगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। दूसरा का नंबर याद रखिएगा कि जब भी आपको बड़ा सा मान आपको मिले, ये सारणी का प्रश्न हो, बड़ा सा प्रश्न रहे, कुछ नहीं बुझाए कि इसका आंसर क्या होगा कैसे बनेगा, कुछ दिमाग ना चले, ऑप्शन में देखिएगा और कहीं पर 0 दिया होगा ना तो आंख मूंद कर उसका आंसर 0 टिक कर दीजिएगा। क्योंकि 80 से 90% अगर डिटर्मिनेंट का सारणी का जो प्रश्न दिया जाता है ना, ऑप्शन में अगर 0 उसका आंसर अगर 0 दिया है ना तो उसका आंसर 0 होता है। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। चलिए दूसरा का ये बात याद रखिएगा, तीसरा का ये बात आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में
या डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में किसी एगो, ये सभी एगो कॉलम में सभी में गुना कर सकते हैं, या किसी एगो रो में सभी में गुना कर सकते हैं। ये सभी में यहाँ पे दो रहेगा ना, तो दो से अब ये नहीं कि सब में से बारी बारी से गुना कर सकते हैं, नहीं, किसी एगो कॉलम में गुना कर सकते हैं, ये सभी कॉलम में गुना कर सकते हैं, या किसी एगो ये सभी रो में गुना कर सकते हैं, ठीक है। या कॉमन भी हमें निकालना होगा ना, तो किसी एक एगो सभी कॉलम में से हम निकाल सकते हैं, या किसी एक एक रो में से निकाल सकते हैं। ये बात को तीसरा का नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे आपको आप बुझा जाएगा। देखिए 17 नंबर ये प्रश्न देखिए, मैट्रिक्स का है, ये सब में बारी बारी से गुना हो जाएगा, लेकिन यहीं पे ये डिटर्मिनेंट का है, तो ये सब में हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको बुझा जाएगा, ये है ना मैट्रिक्स का, तो ये सब में बारी बारी से गुना कर लीजिए। यहाँ पे दो है तो दो में एक से गुना कीजिएगा तो दुए हो जाएगा, दो में दो से कीजिएगा तो चार हो जाएगा, तीन दूना छः हो जाएगा, चार दूना आठ हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये दो से ये दो और ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है ना यहाँ पे, तो ये नहीं कि अब यहाँ पे दो से सब में सभी रो कॉलम में सब में गुना कर लिए है ना, यहाँ पे इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का है। अभी यहाँ पे तीसरा नंबर अभी आपको ये जो रूल बताए हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ या किसी एक गो सभी एक कॉलम में गुना कर लीजिए, इसमें भी सभी में गुना कर लीजिए, किसी एक गो में या किसी रो में ये सभी में गुना कर लीजिए। तो अब यहाँ पे अपने से नहीं कर सकते हैं तो ऑप्शन से आ जाइएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए एक गो में यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे ये हम बोले हैं ना, या तो एक गो में कीजिए लेकिन ये सभी में कीजिए, तो एक गो में यहाँ पे किया गया है तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर भी एक गो में किया गया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक गो में हो लेकिन ये सभी में होना चाहिए, ठीक है, ये सभी कॉलम में होना चाहिए, या रो में हो तो ये सभी रो में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सभी कॉलम में यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे एक गो में किया गया है लेकिन ये सभी यहाँ पे कॉलम में किया गया, यही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इससे इसमें भी किया गया है, इसमें भी किया गया है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करें ना, हाँ बिल्कुल ये सब लोग दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, 10 का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। इस प्रकार का भी अभी जो यहाँ पे लिखे है ना, जरूर ये 100% ये 100 गो जो आपको बोले हैं ना मेरे भाई, 100% गारंटी है कि इस प्रकार का प्रश्न जरूर आपको रहेगा। ये 100 गो जो आपको करा रहे हैं ना, किसी भी हाल में हम आपको कहेंगे कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, 100 को कई बार बना कर जाइए, इसी लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हर साल 100 को कराते हैं, उसी में से टकराता है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 का अवकलन कितना होता है, डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, x के स्थान पे 2x है तो यहाँ 2x नहीं है मेरे भाई, ax है तो यहाँ पे ax हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए x मिला, नीचे क्या नहीं मिला यहाँ पे, तो ये वाला a यहाँ पे नहीं मिला, तो यहाँ पे कह लीजिए आगे गुना, यही इसका हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे ए जो है ना, ये कांस्टेंट का काम करता है, ए से आगे कर लिया जाता है गुना। ध्यान रखिएगा बस कि अवकलन का प्रश्न रहेगा, जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा, जो भी ज्यादा रहेगा, जैसे कि x मिला, नीचे क्या नहीं मिला, उससे आप कर लीजिएगा आगे गुना। अवकलन का प्रश्न रहेगा तब, और वहीं पे समाकलन के प्रश्न रहेगा तो नीचे कीजिएगा भाग। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। यहाँ पे आइए, ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। केवल हमें cos x का अवकलन आप बताइए, cos x का सूत्र बताइए, माइनस यहाँ पे माइनस साइन x होता है तो यहाँ पे माइनस साइन x के स्थान पे क्या है 2x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x मिला, क्या नहीं नीचे नहीं मिला, x तो मिल गया, क्या नहीं मिला यहाँ पे नीचे 2 नहीं मिला, तो 2 से आगे कर लीजिए यहाँ पे गुना। यहीं पे ये इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा तो नीचे करते हम लोग भाग। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे चलिए पहले 21 नंबर प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे साइन का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। यहाँ पे बतलाते हैं, देखिए cos x होता है, x के स्थान पे क्या है 4x/5 है तो 4x/5 यहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए x मिल गया, लेकिन नीचे क्या नहीं मिला 4/5 नहीं मिला, तो 4/5 से आगे ऐसे कर लीजिए गुना। नहीं तो ये 4/5 किया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आगे किया जाता है अवकलन में, यहाँ पे गुना। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा।
22 देखिए यहीं पे इंटीग्रेशन का यह प्रश्न आ गया। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो एक्स के स्थान पे कितना है? 3x/4 है, तो 3x बटा ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए x मिल गया, क्या नहीं मिला? 3/4 नहीं मिला। 3/4 जो है कांस्टेंट है, तो इससे कीजिए यहाँ पे नीचे भाग एगो c चाहे k, यहाँ पे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब ये नीचे से ऊपर पलटेगा तो ये ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे 4, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3, यहाँ पे ये माइनस को आगे कर लीजिए और ये हो जाएगा cos 3x/4। यहाँ पर आगे यहाँ पे c चाहे k लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हैं। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कहना ये चाहते हैं कि अवकलन का प्रश्न रहेगा तो आगे आपको गुना करना है, समाकलन के प्रश्न रहेगा तो नीचे जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से भाग दे देना है। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि बोले थे ना, ट्रिक आपको सिखाए थे ना, दो गो फंक्शन है तो 2 बार अवकलन करना है। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स होता है, जो एक्स के स्थान पे कितना है? ये रूट है, रूट एक्स है तो रूट एक्स रह जाएगा। इसका एक बार किए तो इतना हो गया। अब रूट एक्स का कितना होता है? डी रूट एक्स बटा डी एक्स का कितना होता है? इसका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। यही क्या हो जाएगा? यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। इसी तरह ये भी प्रश्न है, सेम है ना। यहाँ पे लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x होता है ना। एक्स के स्थान पे रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स हो जाएगा। अब डी यहाँ पे रूट एक्स का अवकलन कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक में 2 से कीजिएगा तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स है, गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे केवल एक्स हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए, एक्स पूछे, वाई पूछे, जेड पूछे, कुछ पूछे, जैसे कि वाई अक्ष की दिक को जाए होती है, जिसका पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा, वही उसका दिक को जाए हो जाएगा। नहीं बात बुझाया होगा। देखिए 3 गो अक्ष होता है, एक्स, वाई और जेड। जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक। वाई का ना पूछा गया है, वाई अक्ष की दिक को जाए कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, तो ये बीच में वाई होता है तो इसको मानिए एक है, इसके अगल बगल में यहाँ पे ऐसे 0 बैठा दीजिए, यही इसका दिक को जाए हो जाएगा। अगर यहीं पे जेड अक्ष का पूछा जाता तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये लास्ट में आता है, तो यहाँ पे इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में, तो इसके बगल में यहाँ पे एक्स होता है, वाई होता है, इसको 0 0 ऐसे बैठा लीजिए, यही क्या हो जाएगा? यही इसका दिक को जाए हो जाएगा। अगर इसका पूछा जाएगा कि वाई अक्ष की दिक को जाए का योग कितना होगा, तो सबसे पहले उसका दिक को जाए निकालिएगा, अब इसको जोड़ दीजिएगा, तब उसका दिक को जाऊं का योग भी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसमें बस इतना ही, 25 को प्रश्न। अगला वीडियो में और 25 को बतला देंगे, यानी 50 को हो जाएगा। यानी 3 गो वीडियो होगा, तीनों देख लीजिएगा। समझिए कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए और उसी को 3 से 4 बार बना लीजिएगा। इसमें से सेम रहेगा, 100 को हो जाएगा और इसी लेवल का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।